तो दोस्तों बात आगे करते हैं हम लोग। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कंटेक्स्ट में हम लोग जानते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अपना खुद का सेक्रेटेरिएट है। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स का एक विंग भी है। अलॉन्ग विद डैट इट हैज अ विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। सेक्रेटेरिएट चाहिए सेक्रेटेरियल या फिर अपने साथ वाले स्टाफ को मेंटेन करने के लिए। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग चाहिए प्रॉपर तरीके से करप्शन के चार्जेस के अंदर इंक्वायरी करने के लिए। और ये भी कुछ ऐसे ही विंग है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो अफसर्स हैं, तो ताकि वो इंक्वायरी करना डिपार्टमेंट वाइज ईजी हो जाए, ये उसका काम होता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट। और ये बहुत पावरफुल ऑफिसर्स होते हैं, सारे के सारे बहुत पावरफुल ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने यहां पर देखा, ये देखो मैं क्यों कह रहा हूं बहुत पावरफुल होते हैं। ये पढ़ाया ना मैंने अभी आपको, दे आर फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इस वजह से सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट में कौन कौन होता है? एक सेक्रेटरी होता है, कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं, अंडर सेक्रेटरीज होते हैं, और उनका ऑफिस स्टाफ होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता मयूर, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, मतलब एक सेक्रेटरी होता है, टॉप का बंदे को सेक्रेटरी कहते हैं, उसके नीचे कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी, और फिर कोच ऑफिस स्टाफ। यानी कि ज्यादातर आपको यहाँ पर कैसे बंदे देखने को मिल रहे हैं? ये मंत्री हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं? अब ये एक ऐसी कमीशन है जहां पर आपको ना मिक्स ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलेंगे। अब ये सारा काम जो करप्शन के चार्जेस हैं, आपको क्या लगता है आईएएस अगर कोई पर्सन होगा तो वही करप्शन के चार्जेस को देख सकता है? करप्शन को तो देखना और अच्छी लेवल की इंक्वायरी करना पुलिस वालों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, राइट? है ना? अगर कोई फाइनेंशियल करप्शन का मुद्दा है तो वो आईआरएस ऑफिसर से कोई बेटर नहीं कर सकता, राइट? तो यहां पर ना अलग अलग किस्म के ब्यूरोक्रेट्स का एक मिक्सचर बनाकर एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो विंग है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द टेक्निकल विंग ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर्स, जो कि चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स हैं, एंड सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ। मेन फंक्शन क्या होता है इस चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग का, जहां पर चीफ इंजीनियर्स है और कुछ इंजीनियरिंग स्टाफ है? टेक्निकल ऑडिट करना कंस्ट्रक्शन वर्क का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रॉम अ विजिलेंस एंगल। अब टेक्निकल ऑडिट मतलब क्या करना, ये इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा सारे पॉइंट, डोंट वरी, इसके तो हमारे पास भर भर के एग्जांपल भी हैं। मिस गवर्नेंस गवर्नमेंट की साइड से हो सकती है व्हेन दे आर मेकिंग अ मेट्रो, अ पुल, अ ब्रिज, अ फ्लाईओवर, अ रोड, या कोई भी ऐसी चीज जो उसकी सरकारी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड हो। अभी हाल ही में केस आया था, मतलब हो गए उसको 1-1.5 साल, आई थिंक कोविड की बात है, उसके बाद की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोलकाता के अंदर एक ब्रिज गिरा था जिससे काफी सारे लोग मर गए थे। बहुत सारी जगह पर ऐसे तो गिरता रहता है, बिहार के अंदर भी गिर चुका है, बहुत बार पोल गिर जाते हैं। कोलकाता में भी गिरा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, जिसमें ऊपर ही थे बाइक सवार कुछ उस ब्रिज के ऊपर, और वही धड़ाम से नीचे गिरे और बेचारे पिस के मर गए, जो बड़े बड़े बोल्डर्स जो उसके टूट टूट के गिरे। अब यहां पर श्रेया पक्का सरकारी मटेरियल यूज हुआ होगा, सरकारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, और सरकारी ठेकेदार होंगे, और सरकारी टेंडर होगा, सारी चीजें ए टू जेड सरकार के साथ एसोसिएटेड है, राइट? चलो मान लो एक बार को पी मॉडल भी यूज करा गया हो, यानी कि फुल फॉर्म बताना इसकी जरा फटाफट, पब्लिक, एक बार के लिए मान लेते चलो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यूज करा गया हो,
लेकिन अगर वहां पर कोई खड्डा है, कोई धंसकर मर गया, वो गिर गया, कोई मे नॉट गॉट टू सो, अगर ऐसा कुछ हो गया, क्या प्राइवेट कंपनी अपने ऊपर ब्लेम लेगी? जनता किसको पकड़ेगी? जनता किसको पकड़ेगी? है ना? गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट जो मर्जी करे प्राइवेट अपने पार्टनर के साथ, लेकिन जनता तो यही सरकार को ही देखेगी कि नहीं देखेगी? कोर्ट किसको पकड़ेगा? कोर्ट किसको पकड़ेगा बताओ? गवर्नमेंट को पकड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादातर आंसरेबल कौन होता है अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के अंदर काम कर भी रहे हो? फिर भी जवाबदेही किसकी है? 100% कह रहा हूं मैं, जवाबदेही बताओ किसकी है? गवर्नमेंट की। क्योंकि वेलफेयर अप्रोच के साथ श्रेय कौन एसोसिएटेड होता है? गवर्नमेंट। एंड दिस सोशलिज्म इज नोन एज श्रेय डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। टेक्निकल ऑडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ विजिलेंस एंगल। अब समझ में आ गया वाला पॉइंट? कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उनका टेक्निकल तरीके से ऑडिट करना। अच्छा, अब आपको ये आएगा, ये समझ में आएगा। अच्छा, टेक्निकल ऑडिट हो भी गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका हमारे पास सबके, इसका हम सबके पास एक रियल एग्जांपल है। नोएडा में अभी पिछले साल या उससे पहले साल अभी वो गिरे थे ना, ट्विन टावर्स बम लगा के उड़ाए गए थे वो, है ना? विजिलेंस जांच हुई होगी उसकी पक्का, धांधलेबाजी पाई गई होगी, अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं पाई गई होगी, रॉन्ग प्लेस के अंदर कंस्ट्रक्शन पाई गई होगी, ढांचा स्ट्रांग नहीं पाया गया होगा, कोर्ट के आदेशों के तहत गिरवा दिया गया ना वो। बताओ। अब देख रहे हो विजिलेंस टीम कितने काम में आती है और कितनी पावरफुल बॉडी होती है। और ये विजिलेंस टीम के पास या कोर्ट के पास जिसने मैटर रेस करा होगा, श्रेय हम उस बंदे को या बंदी को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, विसल ब्लोअर। करप्शन था ना वहां पर कि नहीं था? बताओ। रॉन्ग डूइंग थी कि नहीं थी? है ना शाइनी? तो वो कौन है पर्सन जिसने हाईलाइट करा होगा मुद्दा? विसल ब्लोअर। अच्छा एक बार बताना, सीवीसी शाइनी सीओ मोटू कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी, मतलब खुद से? बिल्कुल यार, विजिलेंस विजिलेंस जांच तो सीओ मोटो ही होती है वैसे तो। वैसे सीओ मोटो ही होती है विजिलेंस जांच। हम वेट करेंगे राइट टाइम का। अरे यार कोई कंप्लेंट करने आए, क्योंकि ये जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, शायद एक चीज जानते हैं कि लोग ना डरे हुए होते हैं, इतनी आसानी से कोई नहीं आने वाला बड़े बड़े स्कैंडल्स, बड़े बड़े केसेस को हमारे पास लेकर हाईलाइट कर कर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस, ठीक है, ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क। अगेन नेक्स्ट एक्सटेंड, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना? अगेन वो कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ कोई स्पेसिफिक केसेस कनेक्टेड हो, ठीक है, वही पहले वाले पॉइंट की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस टू सीबीआई, सीबीआई की मदद करना। सीबीआई खुद भी एक विजिलेंस एक तरीके से जांच करता है, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही जांच करता है। सीबीआई की इंक्वायरी जो होती है वो काफ़ी हार्डकोर इंक्वायरी होती है, लेकिन फिर भी उसको एक एडिशनल सपोर्ट देना, एडिशनल हेल्प देना इन देयर इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स एंड फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। यहाँ पर मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, दिल्ली का नाम क्यों आया, कोई और नाम क्यों नहीं आया? प्रॉपर्टी कहीं और नहीं होती क्या? रियल एस्टेट के धंधे कहीं और नहीं होते क्या? दिल्ली का नाम क्यों आया? सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े सारे दफ्तर और यहां पर मंत्रियों ने बड़े सारे निवेश कर रखे होते घरों में अपने पैसे, पता है? इस वजह से। आप लोगों ने फुकरे 2 देखी है? उसका मेन मुद्दा यही है, बाबूलाल भाटिया लॉटरी का धंधा चलाता है वो, और भर भर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है ना? याद है? वहां पर जो बाबूलाल भाटिया की पार्टी से जो कंप्लेन करती है विसल ब्लोअर बनकर, वही तो होती है बोली पंजाबन। वही तो फाइलें लेकर जाती है कि मेरे मेरे को सारे प्रूफ पता है लॉटरी का गलत धंधा चलाता है। वो विसल ब्लोअर ही तो होती है उस केस में, करप्शन को हाईलाइट कर रही होती है। पिक्चरें देखा करो बे। टेंडरिंग ऑफ एडवाइस और असिस्टेंस टू सीवीसी एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन विजिलेंस केसेस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स। एडवाइस देना, असिस्टेंस देना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, ठीक है? याद रखना, आप कहोगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है तो पढ़ रहे हैं हम सर। यहाँ पर हम लोग चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर चीफ इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग स्टाफ शामिल है। ये टेक्निकल एडवाइस देंगे, ठीक है?
टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज अ जनरल बॉडी को, और चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को इन विजिलेंस केसेस जहां पर टेक्निकल मैटर्स इन्वॉल्व है। यानी कि ये वाला जो विंग होता है ये काफी साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल, फैक्ट्स, नंबर्स के ऊपर बात करने वाला, और प्लस किसी भी प्रकार की धांधेबाजी अगर हुई है कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में, उसका देखना कि सरिया वहां पर ठीक लगा था कि नहीं लगा था, बिल्डिंग थोड़ी सी झुकी तो नहीं हुई है, गलत मटेरियल का इस्तेमाल तो नहीं करा गया है, क्या ये बिल्डिंग टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, सरकार क्लेम कर रही है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, क्या सच में ऐसा है कि नहीं है, इन सब चीजों की इंस्पेक्शन करना, विजिलेंस करना। दूसरा हम यहां पर ऊपर विंग पढ़ रहे थे, एक था सेक्रेटेरिएट, मैंने आपको बता ही दिया, देखो है ना, यहां पर था सेक्रेटेरिएट नंबर 1, ये नंबर 1 आपका कवर हो गया है। नंबर 2 था चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, ये चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग भी कंप्लीट हो गया। तीसरा था विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए देयर इज अ कमिश्नर्स विंग। कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज विंग, सीडीआई, ठीक है, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। CDI function as inquiry officers to conduct oral inquiries in departmental proceedings initiated against public servants. ये क्या होता है, ये विंग क्या होता है? मूवी देखिए शादी में जरूर आना, जिसमें सत्तू कलेक्टर होता है। जब वो बंदी फंस रही होती है, उसके मतलब काइंड ऑफ एक एसडीएम का एक कोर्ट ऑफिस, कोर्ट रूम बना रखा होता है ना वहां पर, जहां पर एक कलेक्टर होता है सत्तू, कुछ और ऑफिसर्स होते हैं जो कि जजेस बनकर बैठे होते हैं, इससे पूछ रहा होता है वो फोटो दिखा दिखाकर, इसके जो कलीग्स होते हैं उनको बुलाता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपने गाड़ी इनको क्यों गिफ्ट दी थी आरती मेहता को, ऐसा क्यों करा आपने, वैसा क्यों करा। ये जो काम होता है ना विद इन द डिपार्टमेंट, एक दूसरे से कोर्ट रूम की तरह पूछा पाछी करना, ये इसका काम होता है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का। आपके हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अफसर होंगे जो कि आपके सीनियर होंगे, लेकिन वो सीनियर ऐसे नहीं होंगे रोज ऑफिस आएंगे, वो आपके सीनियर के भी सीनियर होंगे काइंड ऑफ। अगर आपके डिपार्टमेंट में जैसे हमारे कॉलेजेस में होता था ना शायनी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक, हर एक इंग्लिश डिपार्टमेंट के, इसके ऑनर्स के, उसके ऑनर्स के एक एचओडी होते थे। मतलब जब किसी टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा या किसी पेपर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो लास्ट रिजॉर्ट हेल्प के लिए उसके पास जाते थे, और वो जो कह दे वही होता था फिर उसके बाद, है ना, एचओडी होता था ना श्रेया कॉलेज में जैसे। तो ऐसे ही है ना, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये एक पूरी बॉडी होती है जिसको कहा जाता है विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, सीडीआई जो है दे फंक्शन एज इंक्वायरी ऑफिसर्स हु कंडक्ट ओरल इंक्वायरीज। वहां पर ओरल एविडेंस होता है कि नहीं होता है, मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है उस मूवी के अंदर, शादी में जरूर आना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। Functions. The functions of CVC are to inquire or cause an inquiry or investigation to be conducted on a reference made by central government. अगर केंद्र सरकार कोई रेफरेंस दे सीवीसी को कि इसके अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करो, इनके खिलाफ, इस ऑफिसर के खिलाफ काफी कंप्लेंट आ रही है, वेयर इन इट इज एलिज दैट, एक आरोप लगा हुआ है, डेट अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज, इसने कोई एक ऑफेंस कमिट करा है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, उसके किसी प्रोविजन को वायलेट करा है। ये एक पब्लिक सर्वेंट था, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये काम कर रहा था एज एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या केंद्र सरकार के साथ कोई एसोसिएटेड अथॉरिटी के अंदर, बॉडी के अंदर, और इसने कोई एक क्राइम, कोई गुनाह, कोई कुछ भी चीज ऐसी कोई कंडक्ट करी, ये आरोपी है बेसिकली कि इसने किसी प्रोविजन को वायलेट करा है, दोज प्रोविजंस व्हिच आर गिवन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। जो अथॉरिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये कौन हो सकती है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ था, देखो ये वाली बात राइटर आपको कह रहा है, बीइंग एन पब्लिक सर्वेंट, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज। तो ये अथॉरिटीज वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन established by or under any central government act and a government company, society and any local authority owned or controlled by central government. कोई भी कॉर्पोरेशन
गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, एनी लोकल अथॉरिटी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अब अगर बात हो रही है यहां पर एक कॉर्पोरेशन की, तो क्या हम यहां पर पब्लिक सेक्टर यूनिट से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी हुई? बिल्कुल। पीएसयू उसके मैनेजमेंट या कोई भी किसी भी प्रकार की अगर मिसमैनेजमेंट है उसको ठीक करने का काम कौन करता है बताओ? भेल, गेल, सेल, एचपीसीएल, ओएनजीसी में अगर कोई धांधेबाजी या कुछ भी हो गई, केंद्र सरकार देखेगी उसको कि राज्य सरकार देखेगी बताओ? या कोर्ट देखेगा या कोई और देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उसको। दूसरा, इंक्वायरी कंडक्ट करना या इंक्वायरी कंडक्ट करवाना, टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड इनटू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफिशियल belonging to the below mentioned category of officials wherein it is alleged that he has committed an offense under prevention of corruption act। पहले वाले पॉइंट के साथ ही एसोसिएटेड ये वाला पॉइंट है। अगेन एक ऑफिसर ने जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहा था, उसने जो है कोई एक ऑफेंस कमिट करा अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब वो क्या है, कैटेगरी क्या है? अगेंस्ट एनी ऑफिशियल बिलोंगिंग टू द बिलो मेंशन्ड कैटेगरी, एनी ऑफिशियल। अभी जरूरी नहीं केंद्र सरकार का हो, अब वो कौन हो सकता है? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन सी होती है ऑल इंडिया सर्विसेज? IFOS, फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना। तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रुप ए जैसे क्या? नहीं, ग्रुप ए मतलब क्या? जैसे IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, IRTS इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस, IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, राइट। तो ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये लिखा ऐसे जाता है, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पहले से आपकी ट्रेनिंग करवा रखी है मैंने, ये IFOS की तरह यूज करा करो, बिकॉज IFS होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। उसको बोला भी IFOS करा करो और लिखा भी ऐसे करा करो। उसके बाद स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेसिफाइड लेवल मतलब जो भी स्पेसिफाई करा जाएगा। अब वो स्पेसिफाइड लेवल जैसे ऊपर वाले लेवल में क्या था, ग्रुप ए, अब वो ग्रुप B, C, D जैसा कि स्पेसिफाई करा गया ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट CBI in so far as it relates to the investigation of offences under the Prevention of Corruption Act। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर इन्वेस्टिगेशन करना पड़े तो इसकी जो सुपरिटेंडेंस है ये जाती है CBI तक, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये ना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये एक्ट होता है, और इस एक्ट का अगर कोई वॉल्यूशन होता है उसकी इंक्वायरी CBI करती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, एक प्रकार से क्या है, टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस। देख रहे हो, सुपरिटेंडेंट मतलब CBI को एक तरीके से हेल्पिंग हैंड देने के अलावा CBI की मदद कर सकता है जांच पड़ताल करने में खुद एक स्वतंत्र रूप से। अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अगर उल्लंघन हुआ है और वो उल्लंघन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 तक जाता है। उसके बाद टू गिव डायरेक्शंस टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट CBI फॉर superintendence in so far as it relates to the investigation of offenses against the prevention of corruption। ऊपर वाला पॉइंट वही है, टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस, यहां पर क्या, टू गिव डायरेक्शंस। उसके बाद अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसको कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है। अब ये मत सोचना क्या हो गया। देखो यहाँ पर जो पॉइंट था ना, जैसे जो इसका ये चीफ टेक्निकल विंग भी था, जो जैसे एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस टू CBI इन देयर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स एंड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, थर्ड पॉइंट जो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग के अंदर CBI वाला, यही फंक्शंस भी हैं इसके, ठीक है। उसके बाद टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और यहां पर दिल्ली के अंदर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट CBI को बोला जा रहा है
इसके लिए एक्ट भी होता है. इनटू ऑफेंसेस रिलेटेड टू एलिज टू हैव बीन कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. रिव्यू करना कि क्या प्रोग्रेस हुई है, किसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इन्वेस्टिगेशंस में जो कि सीबीआई ने कंडक्ट करी थी. और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार क्या बोला था इसी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को 2015 का यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन भूल गए. केश पैरेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता है सीबीआई. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ गया. To review the progress of applications pending with the competent authorities for sanction of prosecution under the Prevention of Corruption Act 1988. To review the process of applications which are pending with competent authorities कि sanction करो, prosecution को start करो under Prevention of Corruption Act. अब मुझे एक बात बताओ, ये applications कैसे आई होंगी competent authorities के पास? जल्दी बताओ, कंप्लेंट कहां से आई होंगी? शाबाश, विशल ब्लोअर से. जरा एक्सप्लेन करना कोई मुझे जरा टर्म, विसल ब्लोअर कौन होता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर इसको मैं इसमें लिख रहा हूं इंट्रोडक्शन में. श्रेया क्या क्या यूज करोगे वर्ड्स, कोशिश करो. विसल ब्लोअर इज अ पर्सन, आगे बताओ. एक एक करके शानी पहले आप बताओ. ठीक है, रॉन्ग डूइंग्स को राइट पर्सन के सामने रखे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखे बेसिकली. श्रेया आप बताओ. मयूर आप बताओ. कोई भी हो सकता है, वेरी गुड. कॉमन सिटीजन हो चाहे कोई भी हो, वेरी गुड. चाहे वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे वो कलीग हो हमारा, कोई भी हो. ठीक है, उसके सामने कोई मतलब किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जो कि उस पर डिसीजन ले सकती है, उसके सामने रॉन्ग डूइंग्स को हाईलाइट कर रहा है बेसिकली. ये वाला जो एक्ट है, देख लो पहले एक्ट. विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014. ये क्या कहता है ये एक्ट कि विसल ब्लोअर्स को क्या 100% इम्यूनिटी मिलेगी अगर वो सही चीज़ को हाईलाइट करते हैं, गलत चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो कब इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. से कंप्लेंट्स होगी मजे लेने के लिए या फिर गलती मतलब गलत तरीके से किसी को फंसाने के लिए करूँगी तो. वेरी गुड. उसके बाद टू टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज ऑन सच मैटर्स एज आर रेफर्ड टू इट बाय देम. टू गिव एडवाइस टू द केंद्र सरकार एंड इट्स अथॉरिटीज कि कोई भी मैटर जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बोले गए थे कि आप इस पर एडवाइस करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भेज रहा है. टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज. टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसकी कोई भी अथॉरिटीज. To undertake or cause an inquiry into the complaints received under public interest disclosure and protection of information resolution. हम ये जो पीडीपी पढ़ रहे थे ना ऊपर इंट्रोडक्शन में, ये पीडीपी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, उसकी आइडेंटिटी वगैरह लीक नहीं होनी चाहिए, बताया था ना मैंने आपको विसल ब्लोअर की. तो टू अंडरटेक और कॉज एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
it is required to consult the CVC in making rules and regulations governing the vigilance and disciplinary matters related to the members of central services and all India services. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक बंदिश है कि इट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब भी वो केंद्र सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हो गवर्निंग द विजिलेंस एंड द डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल सर्विसेज like Indian Foreign Service, Group A Class 1 officers and all India services like IAS, IPS and IFOS. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होता है, याद रखना यहाँ पर बॉडी की बात नहीं हो रही, उसके चेयरमैन की बात हो रही है. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज चेयरपर्सन एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स along with secretaries of Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Training and Department of Revenue in Ministry of Finance. They are the members of the selection committees on whose recommendations the central government appoints director of enforcement या डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट भी जिसको कहा जाता है. फर्दर दिस कमिटी, कौन सी कमिटी? सिलेक्शन कमिटीज इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट रिकमेंड्स ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अबव द लेवल ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट. और डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट को क्या कहा जाता है? आपने सुना है ईडी. ईडी बहुत पावरफुल बॉडी होती है. क्या कर लेती है? प्रॉपर्टी अटैच कर लेती है ना. और दिल्ली के अंदर तो बहुत एक्टिव है ये, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रियों को, अफसर को बिल्कुल नहीं छोड़ती ईडी. इसके जो लोग होते हैं ना, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के लेकर जाते हैं घर से. देखा ना. अभी जब ईडी की जांच पड़ना स्टार्ट हुई थी बॉलीवुड स्टार्स पर 1-1.5 साल पहले, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, देखा था ईडी की जांच में कैसे कैसे फंसे थे सारे लोग. दीपिका पादुकोण, करण जौहर, बहुत सारे लोग. तो फर्दर दिस कमिटी इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इट रिकमेंड्स ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अबव द लेवल ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इट हैज बीन नोटिफाइड एज अ स्पेसिफिक अथॉरिटी टू रिसीव इंफॉर्मेशन related to suspicious transactions under PMLA Act, Prevention of Money Laundering Act 2002. बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है. जितने भी एक्ट आते हैं ना, हम पढ़ेंगे इनको. कुछ एक्ट डेडिकेटेडली गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है और कुछ एक्ट्स डेडिकेटेडली इंटरनल सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जो कि आगे चलकर हमारा एक चैप्टर आने वाला है, लोकपाल एंड लोकायुक्त. तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 इट अमेंडेड बोथ द सीवीसी एक्ट, जो कि 2003 में आया था. इस सीवीसी एक्ट के तहत सीवीसी को कैसी बॉडी बनाया गया था? सीवीसी एक्ट 2003 के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी. इससे पहले कैसी बॉडी थी? एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई एक बॉडी थी. नीदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टैट्यूटरी. और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, वो बार बार बोल रहा था सीबीआई को. मैंने बोला था ना इसके ऊपर एक एक्ट होता है, ये है वो एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. देख लो कितना पुराना एक्ट है, आजादी से पहले का. ठीक है. तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है, इसने सीवीसी एक्ट 2003 और डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 को अमेंड कर दिया था. एंड इट मेड द फॉलोइंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ सीवीसी. ये जो एनुअल रिपोर्ट आई थी 2015 की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, उसके अंदर ऐसा बताया गया है. So it made the following changes with respect to the functions of CVC. क्या changes? The director of prosecution under Directorate of Prosecution in CBI. CBI के अंदर ये बात हो रही है कि अथॉरिटी की, Director of Prosecution under the Directorate of Prosecution in CBI, he or she
shall be appointed by the central government on the recommendation of Central Vigilance Commission. लोकायुक्त एक्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको बनाया जाएगा? सीवीसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। ये वाली बात क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज द चेयरपर्सन and 2 vigilance commissioners along with secretaries of Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training ये members होते हैं उस सिलेक्शन कमेटी के जिसकी रिकमेंडेशन जो होती है, on whose recommendation the central government appoints officers to the post of the level of superintendent of police and above in CBI except director of CBI। वो फिर टोटल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ जाता है। द कमीशन हैज बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स रेफर्ड बाय लोकपाल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ ग्रुप ABCD सर्विस फॉर विच a directorate of inquiry for making preliminary inquiry is to be set up in the commission। The preliminary inquiry reports in such matters referred by Lokpal in respect of Group and Group B officers, they are required to be sent to the Lokpal by the Commission. Further, as per the mandate, जो Commission है, the Commission is to cause further investigation into such Lokpal references in respect of Group C and Group D officials and decide on further course of action against them। बात करें ज्यूरिसडिक्शन की, सीवीसी की, किसकी पावर, रेंज ऑफ पावर कहां तक जाती है? मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हु आर सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड ग्रुप ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑफिसर्स इन ग्रेड D एंड अबव इन RBI, NABARD एंड SIDBI, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E8 एंड अबव इन शेड्यूल A एंड शेड्यूल B इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये अलग अलग पोस्ट और डिपार्टमेंट के बेसिस पर आपका पे स्केल कैसा होता है, आप किस पोस्ट पर हो, ये उसके नाम है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ग्रुप A, ग्रुप B, स्केल 5, ठीक है, कि पे स्केल के बेसिस पर ये देखा जाता है। क्योंकि जो पे कमीशन होती है ना, अभी कौन सी पे कमीशन लगी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वेतन आयोग। कौन सा वेतन आयोग चल रहा है अभी? 7वां, 8वां आने वाला है, जिसके बाद और पे स्केल जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बढ़ जाएगी। वेतन आयोग क्यों आता है? पे, ये जो पे कमीशन होती है क्यों बनती है? वेरी गुड, इन्फ्लेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी एडजस्ट करना। और उसके बाद ना, जैसे ये वेतन आयोग आता है, इसके बाद असर ना पहले तो सरकारी दफ्तरों में सरकारी ऑफिसर्स पर उनकी सैलरीज पर दिखता है। धीरे धीरे करते करते कुछ महीनों और कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ मतलब मैक्सिमम 1-2 साल के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी आपका जो पैकेज होता है वो भी इंप्रूव होने लग जाता है फिर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E7 एंड अबव इन शेड्यूल C and D in public sector undertakings, managers and above in the general insurance companies, senior divisional managers and above in the life insurance corporation, officers drawing salary of 8700 per month, pre-revised and above on the central government dearness allowance pattern, DA का मतलब है dearness allowance pattern, as may be revised from time to time in societies and local authorities owned and controlled by the central government। इन सब के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अपनी जांच, अपनी इंक्वायरी, अपनी पावर बिठा सकता है और अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।